तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गुलाब की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। मछली पालन में विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान। अधिक मुनाफे हेतु ब्रायलर मुर्गी पालन पर जानकारी। आजकल बाजार में दिनों दिन फूल की बढ़ती मांग और इनसे मिलने वाले लाभ के कारण प्रदेश के किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए गुलाब की तो ये बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसीलिए जो किसान गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कलम लगाते समय और लगाने के बाद कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाईसी गुप्ता। किसान भाइयों और बहनों, आज हम गुलाब की खेती के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिस गुलाब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो केवल खुले वातावरण में फील्डों में लगाया जाता है। गुलाब एक ऐसी पुष्पों की किस्म है, प्रजाति है, जिसको कि पूरे विश्व में नंबर 1 होने का दर्जा मिला हुआ है। और पूरे दुनिया में इसकी बहुत बड़ी बड़ी बगीचे, गार्डन्स हैं और लोग इसको घरों में बहुत शौक के तौर पर गमलों में या अपने बागवानों में लगाते हैं। तो इसको कैसे लगाया जाए, कौन कौन सी किस्में लगाई जाएं, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पौधों से लगाने से पहले किस्मों को चुनाव होना ज़रूरी है। जैसे गुलाब में हमारे पास हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पॉलियंथा, मिनिएचर्स, क्लाइंबर्स इत्यादि इत्यादि ग्रुप हैं और इसमें सुगंधित किस्में भी हैं। आमतौर पे गुलाब की एचटी किस्में जैसे भीम, रक्तगंधा, अर्जुन इत्यादि, और दूसरी फ्लोरिबंडा में ताजमहल, दिल्ली प्रेसेंस इत्यादि किस्मों का लगाया जाता है। और सफ़ेद रंग की किस्में, पीले रंग की किस्में, लाल रंग की किस्में, गुलाबी रंग की किस्मों की ज़्यादातर मांग होती है। तो आपको सबसे पहले जो मैदानी इलाके हैं उसमें सितंबर अक्टूबर के महीनों में गुलाब के लिए हम गड्ढे तैयार करते हैं। और गड्ढे का जो आकार होता है उसमें 1.5 बाई 1.5 फुट का गहरा गड्ढा हम बनाते हैं और उसकी मिट्टी को बाहर निकाल के और उसमें उतनी बराबर मात्रा में सड़ी गली गोबर की खाद मिला के और दूसरा कृत्रिम खादें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास भी मिला दी जाती है। एक गड्ढे में लगभग 20 ग्राम के लगभग ये तीनों खादें मिलाकर हम गड्ढे को भर देते हैं। जब हम गड्ढे तैयार कर देते हैं, इनमें ग्राफ्टेड किए हुए पौधे हम इनमें लगा देते हैं और लगाने के बाद इसमें हम पानी का फुहारों द्वारा दिया जाता है और उन पौधों को की देखभाल की जाती है। देखभाल में पौधों को जानवरों से या मानव के प्रकोप से भी बचाना पड़ता है, तो उनको ठीक ढंग से इनका समय समय पर पानी दें। और कीड़े मकोड़े सर्दियों के दिनों में बादल होने में तेला लग जाता है। तेले को कंट्रोल करने के लिए हम हल्के से जो इंसेक्टिसाइड हैं जैसे कि मेलाथियोन या रोगर इत्यादि का 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है, तो कैराथेन एक दवाई है जो कि इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के घोल बना लेते हैं और फिर उसमें
छिड़काव करके इसको कंट्रोल करते हैं। जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो हम इनका आकार को ठीक करते हैं, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो एक पौधे में हम 3 से 5 ब्रांचेज रखते हैं। जब पौधे बड़े होकर फूल देने लगते हैं तो उन फूलों को हम पहले 6 महीने में तोड़ देते हैं, जिससे कि पौधे का पूरा ढंग से आकार तैयार हो जाए। इस तरह से करने से हमारा पौधा एक बहुत ही हेल्दी विग्रस हो जाता है और जो कि आने वाले समय में फिर बहुत ही अच्छा एक सुंदर गुलाब का पौधा बन के उभरता है। बीच बीच में फरवरी मार्च और अप्रैल में, फरवरी मार्च में हमारे मैदानी इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें मार्च अप्रैल में प्रचुर मात्रा में फूल आते हैं। गुलाब आमतौर पे साल में 4 बार फूल देता है और इस तरह से हम गुलाब की खेती को करते रहें और इससे वातावरण भी शुद्ध होगा। और ये जो यूनिवर्सिटी की गार्डन है हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर DR ठाकुर के नाम से रखी गई है। इसमें 687 किस्में हैं और ये सारी किस्में पहली बार भारतवर्ष में लगाई गई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI से भी नई किस्में लाई जाए जो यहाँ उगाई जाए और साथ साथ में हम इनकी प्रजातियों को खुद डेवलप करेंगे और इनके पौधे हम जुलाई अगस्त में लोगों को बेचते भी हैं। इस तरह से समय समय पे गुलाब की तैयारी करते रहें और जब गुलाब के पौधे काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो हम दिसंबर जनवरी में उनके चारों तरफ की मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं और गुलाब की नंगी जड़ें छोड़ देते हैं। इसके करने से हमारे गुलाब में जो फूड जो कि भोजन जो ज़मीन में चला जाता है वो रुक जाता है और 15 दिन में प्रूनिंग करने के बाद प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद उस मिट्टी में मिला के और कृत्रिम खादें फिर से मिला दी जाती हैं और उसको पानी दिया जाता है और भर के इसमें भर के इस प्रक्रिया को विंटरिंग कहते हैं। इसको रेजुविनेशन के लिए तैयार किया जाता है कि गुलाब की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बढ़े। तो आमतौर पे मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि 25-25 साल तक गुलाब के पौधे हमारे पास यहाँ हैं और प्रचुर मात्रा में पुष्प दे रहे हैं। मछली पालन की अगर बात की जाए तो बहुत से किसानों ने संचयन का कार्य कर लिया होगा और कुछ किसान इसके कार्य में लगे होंगे। इन मछलियों में अगर किसी प्रकार की समस्या आ जाए तो क्या कुछ करना चाहिए, कुछ उपाय अपनाए जाने जरूरी होते हैं और इस संपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद। किसान भाई जो भी हमारे इस क्षेत्र में मछली पाल रहे हैं उनको ये जो समय चल रहा है मानसून का, ये उनके बीज संचयन का समय चल रहा है। इसके ठीक बाद जाड़े का समय शुरू हो जाता है। जाड़े के समय में उनकी जो शरीर की जो गतिविधियों की दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मछलियां दाना खाना पानी कम कर देती हैं। जितनी मात्रा में वो खाती हैं जाड़े में तापमान कम होने की वजह से उसकी दर कम हो जाती है और मछलियों के जो जीवाणु हैं कीटाणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं वो इसी समय जाड़े के समय ही अधिक लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इस समय अपनी मछलियों को रोगों से बचाने की ज़रूरत है। इसलिए आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, मछलियाँ जल में ही रहती हैं, जल में ही वो अपना भोजन करती हैं और दूसरे जो जीव भूमि पर रहते हैं उनकी तुलना में ये मछलियाँ जो रहती हैं उसी में अपने त्याज्य पदार्थ जल में ही छोड़ती हैं। तालाब में अन्य पदार्थों में हम कच्चा गोबर डालते हैं, खाद भी डालते हैं और ये जो सड़ गल के कुछ कारक ऐसे होते हैं जैसे कि pH हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एल्कलिनिटी हुआ, उनको ये प्रभावित करते हैं। जो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए मछलियां तनाव में आने लगती हैं और ये तनाव ही मछलियों में रोग लगने का प्रमुख कारण होता है। मछलियों में जब भी रोग लगने की संभावना बढ़े तब हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि वो मछलियों को अपने जाल चलाकर प्रति माह देखते रहें और जब भी उन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मछलियां तनावग्रस्त हो रही हैं, उनके पंख सड़ने लगे हैं या उनके शल्क जो हैं वो झड़ने लगे हैं, तो उनको अपने किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। जब तक विशेषज्ञ को नहीं दिखा रहे हैं 1 से 3% का नमक का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर पुनः तालाब में छोड़ सकते हैं। एक साधारण सी लाल दवा जो किसी भी दवा की दुकान पर मिल जाती है उसको 1 से 3% का घोल बनाकर मछलियों को उसमें नहलाकर तालाब में छोड़ा जा सकता है। जब ये आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करेंगे ये जिन मछलियों को रोग लगा है तो उनके जो रोग है वो नियंत्रण में होने लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लगातार तालाब में प्रयोग करते हैं और उनको वो रोग से बचाती हैं, जैसे कि चूना है। जो कृषक चूना है वो हम यदि तालाब में 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं तो ये pH के मान को सही रखता है। ये चूना बैक्टीरिया को जीवाणुओं को मारता है
और अन्य कारकों को भी, जो तालाब की तलहटी पर जो सड़े गले पदार्थ पत्ते जमा हो गए हैं उनकी सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि जो हानिकारक तत्व हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि उनके पंखों को सड़ाते हैं, जैसे एरोमोनास साल्मोनेसिडा है, जो धीमे धीमे शल्क झड़ते हैं उनके, फिर बटन के आकार का उस पर लाल चकत्ता पड़ता है, फिर वो चकत्ता धीमे धीमे मछलियों के मांस में पहुंच जाता है। ये बढ़कर उनके मांस को गला देता है। गलफड़ों पे कुछ जो परजीवी रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे आर्गुलस है, लर्निया है। ये जीवाणु जब चिपक जाते हैं तो मछलियाँ तनाव की अवस्था में पहुँचने लगती हैं, उनको अंदर घाव उत्पन्न कर देते हैं, उनसे पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं, जिसलिए मछलियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। और जब ये घाव उत्पन्न कर देते हैं तो अन्य जीवाणु भी मछलियों के शरीर पर चिपककर उनमें अपने रोग के लक्षण दिखाते हैं, जिससे मछलियों की मृत्यु होने लगती है। ये रोग कई तरह के होते हैं, जीवाणुओं के रोग भी, जैसे कि यदि हम देखें तो गलफड़ों पर चिपकने वाले जीवाणु अलग हैं। जो ड्रॉपसी एक रोग है जिसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे मछली के पेट में पानी भर गया हो। एक पंख सड़ाने वाला रोग होता है, जैसे लगता है कि मछली के पंख सड़ रहे हैं, उनकी जो धाराएं रहती हैं पंखों की वो अलग अलग होने लगती हैं, सल्क झड़ने लगते हैं उनके। इस प्रकार से ये कई प्रकार के रोग लगते हैं। फफूंदी के भी कई रोग हैं, जैसे कि EUS, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा गया है। इसमें सेप्रोलिग्निया एक फंगस है, वो भी रोग पैदा करता है। कॉटन माउथ डिजीज है, वो भी रोग पैदा करता है। तो जब भी फंगस का इस प्रकार का लगे कि जो फफूंदी का आकार लगे उनके मछलियों के ऊपर, तो हम उसको नमक के घोल में अथवा मेलाचाइट ग्रीन के घोल में, मिथाइल ब्लू के घोल में, मिथाइल ऑरेंज का 1 से 3% का अधिकतम दर तक का घोल बनाते हैं और उसमें मछलियों को नहला देते हैं, जिससे कि मछलियों की जो फंगस जनित रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, वो उनके खत्म होने लगते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आपको देंगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ETV ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बिजाई के लिए खेत तैयार करें तथा प्रमाणित किस्मों के बीजों का प्रबंध करें। पछेती कपास में तेला व सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है। सफेद मक्खी के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 EC या मेटासिस्टाकस 25 EC तथा 1 लीटर नीम आधारित कीटनाशक का बारी बारी से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे प्रति एकड़ करें। फसल में टिंडे बनते समय 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट को 200 लीटर पानी में घोलकर पत्तों पर छिड़काव करने से कपास की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कपास और नरमा की फसल की चुगाई सुबह के वक्त मौसम साफ होने और ओस उड़ने के बाद करें। पछेती धान में तेला का प्रकोप हो सकता है, इसका ध्यान रखें। यदि ऐसा हो तो 10 किलोग्राम कार्बरिल 5% का धुंडा या मिथाइल पैराथियान 2% का धुंडा प्रति एकड़ डालें या 250 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर
बनाए गए घोल को 20 किलो रेत में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। धान में बदरा या ब्लास्ट का प्रकोप हो सकता है। तने पर गांठें चारों ओर से काली हो जाती है तथा पौधा गांठ से टूटकर गिर जाता है। यदि ऐसा हो तो प्रति एकड़ 120 ग्राम बीम या सिविक को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। गन्ना फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खुशक मौसम की संभावना को देखते हुए फलदार पौधों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। पशुओं को सूखी व हवादार जगह पर रखें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए हरे चने के साथ 50 ग्राम नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। आज के इस बेरोजगारी के दौर में कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मांस हेतु ब्रायलर मुर्गियों का पालन बड़े स्तर पर किया जाने लगा है और इनकी अच्छी मांग के कारण ये व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इसलिए जो किसान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं वो कौन कौन सी आवश्यक बातों का ख्याल रखें, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल से। कुक्कुट पालन किसान भाइयों दो प्रकार का होता है, एक ब्रॉयलर और एक लेयर। ब्रॉयलर मतलब जो मीट के लिए जानवर पक्षी पाले जाते हैं और लेयर जो अंडे के लिए पाले जाते हैं। तो आज हम आपको ब्रॉयलर पालन के बारे में बताएंगे, ब्रॉयलर पालन कैसे किया जाए। तो मैं किसान भाइयों आपको सलाह दूंगा, यदि आप नए किसान हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1000 पक्षी से ही स्टार्ट करें और एक पक्षी के लिए मिनिमम 1 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए इसके लिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, टेम्परेरी शेड बनाएं आप। और दूसरी बात किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप इसका चयन करें जगह का, तो कौन सी जगह लें ये मेन है। तो जगह आप ऐसी लें जो कि थोड़ी बस्ती से दूर हो, क्योंकि थोड़ी बदबू वगैरह आएगी तो बस्ती वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। बिजली हो वहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो, तराई वाला एरिया ना हो कि बहुत ज़्यादा जलभराव होता हो। किसान भाइयों इसके बाद जैसे अब आपने जगह का चुनाव कर लिया, इसके बाद आप अपने शेड को तैयार करते हैं कि कैसे इसको तैयार करें। तो सबसे पहले किसान अगर पिछले लॉट में आपने पक्षी पाले हैं और उसके बाद आप फिर से पालना चाहते हैं तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को फॉलो करें। इसमें बीमारी की संभावना कम रहती है। इसमें सारे पक्षी एक साथ बाहर किए जाते हैं और सारे अंदर ले जाते हैं। अगर आप सारे पक्षी बाहर कर देंगे तो आप निश्चित तौर पे उसकी पूरी तौर से सफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट सिस्टम फॉलो करें। इसमें किसान भाइयों जब आपका सेट खाली हो जाए तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह से भिगो के रखें और उसके बाद फिर उसकी सफाई करें। दूसरी बात, आप फ्यूमिगेशन जिसको धुआं कहते हैं, तो इसमें आप ये फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट इनको मिला के और इसका धुआं भी कर सकते हैं। तो इससे जो भी इन्फेक्शन, जो भी संक्रमण आपके शेड में होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद ही आप अपने पक्षी जो है नया लॉट लेके आएँ। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि उसकी गैस पूरी निकल गई हो तभी आप नया लॉट लेके आएँ। तीसरी बात, अब जब आप नया लॉट लाएँ उससे पहले आपको कुछ तैयारियाँ करनी पड़ेंगी किसान भाइयों। जैसे आप चावल की भूसी यूज़ करना चाहते हैं, चावल की भूसी यूज़ करें, बुरादा यूज़ करना चाहते हैं, को अवॉइड करें बुरादा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बुरादा भी, लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, छीलन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मूँगफली होती है तो मूँगफली के छिलके भी आप उसकी जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो करीब इतनी 1.5 से 2 इंच की आप एक लेयर बना लें। और दूसरी बात, जब आप पक्षी एक दिन का पक्षी लाते हैं तो आप जानते हैं पक्षी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब बाहर निकल के आता है तो वातावरण ठंडा होता है, तो इसको हमें गर्मी देनी होती है। इस गर्मी देने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लें। अगर लाइट है तो लाइट ब्रूडिंग करें, अगर लाइट नहीं है तो पेट्रोमैक्स वगैरह जला लें और इसकी ब्रूडिंग करें। अब ब्रूडिंग करने का क्या तरीका है, आप जब पहले पक्षी ले आए एक दिन का, तो सबसे पहले पक्षी बहुत नाजुक होता है, तो उस पर जो आपने बेडिंग मटेरियल जो भी यूज़ किया हो, चाहे भूसी यूज़ की हो, मेनली चावल की भूसी यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। उसके ऊपर आप पेपर बिछा दें, कुछ 2-3 दिन के लिए अखबार बिछा दें और चारों तरफ थोड़ी दूर तक, जितनी दूर ब्रूडिंग करनी है, आप करीब 1-1 फुट का एक घेरा टाइप का बना दें, चाहे गत्ते से बना दें, चाहे लोहे का बना दें, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक घेरा टाइप का बना दें, जिससे कि आपके पक्षी को समान रूप से हीट मिल सके। अब ब्रूडिंग जैसे आप कर रहे हैं, या तो डलिया लेके उसके अंदर बल्ब लगा के करेंगे, तो इसकी हाइट आपको कायदे से एडजस्ट करनी है। कभी कभी हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो जानवर गर्मी से मर जाते हैं, कम गर्म करते हैं तो जानवर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सही हाइट रखें। सही हाइट रखने का क्या तरीका है, जब जानवर आप नीचे रखेंगे तो प्रकाश से बहुत दूर होंगे आपके,
आपका जो पक्षी होंगे वो दूर एकदम किनारे किनारे होंगे, और बहुत ऊपर होगा तो एक जगह इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर सही हाइट पर रखेंगे तो जानवर इक्वली एकदम समान रूप से बिखरे होंगे उस आपके बाड़े में, छोटे बाड़े में, छोटी सी जगह में। इसके बाद आप जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या है? बायोसिक्योरिटी का मतलब है जीवों से, चाहे वो बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, इससे अपने फार्म की सुरक्षा। किसान भाइयों मैं बता दूं, ये सबसे मुख्य बिंदु है, चाहे वो बहुत बड़ा फार्म हो, चाहे छोटा फार्म हो, चाहे किसी प्रकार का फार्म हो। आप सबसे पहले तो किसी अनाधिकृत व्यक्ति की प्रवेश मत करने दें। दूसरे फार्म पे कोई आदमी काम करता है, आपके यहाँ कोशिश करिए ना आए। अगर आए तो आप अपने जो आपने उसका घर बना रखा है, मुर्गी का जो शेड बना रखा है, उस शेड के नीचे एक फूड डिप रखिए, यानी एक सोल्यूशन रखिए पोटेशियम परमैंगनेट का या किसी भी चीज़ का, जिसमें कि जाते समय आदमी पहले पैर उसमें डुबोए और उसके बाद ही अंदर जाए। तो इस तरह से उसके पैर में जो भी गंदगी होगी वो अंदर नहीं जाएगी। अब किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसात में किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या आती है मैगट्स की। जो आपका जो बेडिंग मटेरियल है, आपके 35 से 40 दिन पक्षी रहते हैं, तो इसी पे रहते हैं, इसी पे मल त्याग करते हैं, इसी पे मूत्र त्याग करते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं गीला रहता है, और जब नमी वाला मौसम रहता है तो सूख नहीं पाता, और इसमें चूँकि स्मेल आती है तो मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, और वो मक्खियाँ उसमें अंडे देती हैं, और ये मक्खियाँ फिर प्रॉब्लम आपके पक्षियों को क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए कोर्सुलॉन या फिर विरकॉन एस या अन्य भी किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की आप दवा यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर तौर पे मरते जो आपकी मक्खियाँ हैं, उनके जो क्या कहते हैं डिंबक हैं, वो सब मरते रहें। दूसरी बात किसान भाइयों, रेगुलर तौर पे कुछ लोग अगर ज़्यादा दिन का है, ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो आप रेकिंग भी कर सकते हैं, यानी उल्टा पलटा करना थोड़ा सा बिछावन का। दूसरी बात, आप जो पोताई करें वो चूने की करें किनारे किनारे, और थोड़ा बहुत हल्का फूट चूने का छिड़काव कर सकते हैं किनारे किनारे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा आप लाभ ले सकेंगे। दूसरी बात, ब्रॉयलर पालन के विषय में आप सभी जानते हैं कि लगभग ये कितना अच्छा व्यवसाय है कि लगभग 35 से 40 दिन में आपका पक्षी 2 किलो से भी कम खाता है और 4 किलो के आसपास वजन गेन कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय है किसान भाइयों। ब्रॉयलर पालन जब करें तो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लें, क्योंकि आप ऐसे सीजन में पता चला कर लिए कि बहुत आपको जो है बिक्री नहीं हो पा रही है, तो आपका नुकसान होगा और कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित होंगे और इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो और दूसरी बात किसान भाइयों, एक टीका तो आपको जब आप डे ओल्ड चिक लाएंगे, 1 दिन का लाएंगे, तो एक टीका आपको वहाँ से लगा के मिलेगा मरक्स का। दूसरी बात, 3 टीके आपको खुद लगाने पड़ेंगे, रानीखेत डिजीज़ के और गंबोरो डिजीज़ IBD जिसको कहते हैं, और तीसरा रानीखेत। तो ये 3 टीके पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते आप लगा दें। तो अगर और इसका वैक्सीनेशन करने का तरीका भी है, अगर आप मुंह से खाने वाली दवा देते हैं तो उस पानी को ठंडा रखें थोड़ा सा, अगर गर्मी का सीज़न है, क्योंकि पता चला आपने जो दवा दी या जो भी वैक्सीन दी वही ख़राब हो गई। दूसरी बात, सुबह शाम दें, सुबह जो है थोड़ी देर भूखा रखें, उसके बाद दें, तो प्रत्येक पक्षी जो है पानी की चाह में वहाँ पे आएगा और उस दवा को ले लेगा। तो इन चीज़ों का आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित तौर पे कुक्कुट पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, कम लागत में अच्छी अर्निंग दे देता है, और इसके लिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे, एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर, हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे घरों में हम एक एक दो दो पशु, हर पशुपालक पाले हुए हैं, और ये जो पशु हैं इनसे हमें जो दूध मिलता है हम इसे बेचते भी हैं और अपने खुद के इस्तेमाल के भी लिए यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन हो रहा है यह साफ़ सुथरा हो, ताकि ये हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए भी सेफ हो, और जहाँ हम इसे बेचें वहाँ पे भी इसकी हमें अच्छे मूल्य मिले। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ विशेष जानकारियाँ आपको दें और उनका आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ जो दूध उत्पादन हो रहा है उसमें दूध दोहने के लिए जो आपका पशु है उसके लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। ये कमरा आपके पशु बाड़े से थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि वहाँ आने वाली गंदगी दूध को प्रदूषित ना कर सके। इसके लिए आपको चाहिए कि आसपास सफाई रखें, हमेशा हर रोज़ उस कमरे की धुलाई हो, और एक सिंपल सा डिसइंफेक्टेंट यानी पशु कीटाणुरोधी लिक्विड, जैसे कि लाल दवाई जिसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का 1% सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं धुलाई के लिए। दुहाई के पहले हमें पशुओं का भी ध्यान रखना है। पशु की दुहाई के पहले उसकी सफाई अच्छे से होना चाहिए, उसको नहलाना चाहिए। नहलाने के बाद तुरंत दुहाई नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से सूख जाने दें, उसके बाद फिर दुहाई के लिए जाए। नहीं तो जो धुलाई का पानी है वो अगर दूध में आता है तो उससे भी दूध प्रदूषित हो जाता है। दूसरा ध्यान हम ये रख सकते हैं कि जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं दुहाई के लिए, ये बर्तन हमारे बहुत साफ होने चाहिए। इनको इस्तेमाल करने के पहले भी हमको अच्छे से साबुन से धोना है, और उसके बाद फिर यही 1% जो सोल्यूशन है हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने के पहले पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो ग्वाला है। हम में से बहुत कम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो ग्वाला है वो किस तरह से दुहाई करने के लिए आया है। हम में से कोई भी ध्यान नहीं देता कि ये ग्वाला अपने नाखून काट रहा है कि नहीं, अपने बालों पे गमछा ठीक से लपेटे है कि नहीं, इसे कोई छोटी मोटी बीमारियां जैसे गला खराब होना, बुखार, छींकना, खांसना, ऐसा कुछ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये सब ध्यान रखने के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब वो दोहने के लिए गाय के लिए आए तो सबसे पहले वो अपने खुद के हाथ साबुन से धोए, और पोटेशियम परमैंगनेट के इसी 1% सोल्यूशन से अपना हाथ भी धोए। इसके अलावा थनों की सफाई करना और जानवर की सफाई करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो दूध फिर से इससे प्रदूषित हो जाएगा। जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं दुहाई के लिए, ये बर्तन कभी भी चौड़े मुंह का नहीं होना चाहिए। जितना छोटे मुंह का बर्तन यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। ये बर्तन हमेशा धुले हुए, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से सैनिटाइज किए हुए और सूखे हुए होना चाहिए। उनका आकार विशेष होता है, वो छोटे मुंह के बर्तन होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्वाला आता है, ग्वाले के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ग्वाले की नियमित जांच हमको करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मनुष्यों से पशुओं में भी जाते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बॉडी हाउस में टमाटर की सफल खेती पर किसान का अनुभव। ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ पालन पर एक जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।